हमारी मीटिंग हो वहाँ साथ थे वहाँ, और सारे 30 विधायक थे वहाँ पर आगे। 30 ने ही इंश्योर किया है कि पार्टी की जो डायरेक्टिव है उसके हिसाब से अब एक वोट सब 30 के 30 सिन्हा ने बोले आए हैं। मैं स्वागत करता हूँ कि पहले वहाँ आए, अब PCC में आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। सारी इन्होंने बात तफसील में आपने बता दी है, तो मैं उनका फिर से यहाँ आने पर स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और आपसे आगे रखता हूँ, तो क्वेश्चन सिन्हा साहब से हो तो यू कैन रेज हैंड, माइक टू यू। सिन्हा साहब नमस्कार। सिन्हा साहब नमस्कार। सिन्हा साहब 2 सवाल हैं। जब आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे, मेरा नाम कुमार रमेश। पहले अपना परिचय देने का मेरा नाम कुमार रमेश है सर। जब आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में थे, आपने कहा कि इस प्रकार की कभी भी स्थिति पैदा हुई कि ED, CBI और तमाम चीज़ों को उपयोग किया जाए, लेकिन ये सरकार इस प्रकार की चीज़ें कर रही है। आपको क्या लगता है, क्योंकि योजना है कि विपक्ष को बिल्कुल धराशायी खत्म कर दिया जाए, और आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? क्योंकि ये माना जा रहा था कि विपक्षी दल के जो लोग हैं, अगर वो चाहे तो आप जीत जाएंगे। कितना आश्वस्त है? विपक्षियों से कितनी बात हो रही है? ये तो मैं बहुत विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एजेंसियों का इस तरह का दुरुपयोग या कोई किसी तरह का दुरुपयोग नहीं हो रहा था। अब मैंने आपको बताया कि 4-5 साल तो मैं स्वयं मुख्यमंत्री था, अब बहुत सारी एजेंसियाँ हमारे अंतर्गत थी। वो अटल जी सहमति के आधार पर आगे बढ़ी, ये सरकार टकराव के आधार पर आगे बढ़ी। दोनों में मौलिक फर्क यही कॉन्फ्रंटेशन पहले कंसेंसस, आज कॉन्फ्रंटेशन। आश्वस्त जहाँ तक आपने पूछा जीत के बारे में, तो मैं आश्वस्त नहीं होता इस बुढ़ापे में नगरी द्वारे क्यों दौड़, इसीलिए दौड़ रहा हूँ। मैं आश्वस्त हूँ। मैं आज यहाँ आपको बता के जाना चाहता हूँ, जो दृश्य आपको सामने दिख रहा है उसके पीछे भी एक दृश्य। मेरा नाम मनोज कुमार है सर, टाइम्स नाउ से हूँ मैं। शिवसेना ने ऐसे संकेत दिए कि वो द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करेगी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो कितना बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए और आपके लिए? नहीं, ये सेटबैक क्लियरली है अगर उन्होंने इस तरह का फैसला किया, क्योंकि हम तो ये उम्मीद करके चलते थे कि जो बचा हुआ खड़ा है उद्धव ठाकरे के साथ, तो हमारे समर्थन में रहेगा, और ऐसा उन्होंने आश्वासन भी हमको दिया। लेकिन मैं आपसे फिर जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूँ कि कई फैक्टर्स के चलते वक्तव्य लोग एक प्रकार का देंगे, 2-3 लोग दूसरे प्रकार से। ये सुरेंद्र कुलकर्णी जी ने मुझे याद दिलाया कि जो मीटिंग हुई थी विरोधी दलों की दिल्ली में, उस दोनों मीटिंग में शिवसेना के प्रतिनिधि। Manoj Kumar sir from Pioneer newspaper. Do you think sir, central government is misusing ED and CBI against MPs and MLAs so that you get a minimum vote in this presidential election? They are definitely misusing agencies under their control, government agencies, to frighten people, to ensure that they do not vote for me. But fortunately, as I said earlier, it is a secret ballot. So however much you might try and control somebody's mind, when he goes inside that polling booth, it might be a different picture. सिन्हा साहब, डॉक्टर सुरेंद्र धीमान,
संपादक दैनिक सवेरा हरियाणा। आपका जो चुनाव है, क्योंकि एमएलएज और एमपीज के द्वारा आपका मतदान करना है, आम जनता के द्वारा नहीं किया जा रहा है, और जो आपका मैंडेट है, जो आपका घोषणा पत्र एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, वो एजेंसीज का दुरुपयोग और भय का माहौल, ये दो मुझे लगता है दो बिंदु आपके मुख्य केंद्र बिंदु हैं। पर क्योंकि वोट एमपी और एमएलए में देना है, वो संख्या अगर सिगरेट कार्ड भी, जैसे आपने कहा कि सिगरेट कार्ड में मुझे ही मिलेगा, हो सकता है अंदर आत्मा कुछ लोगों की जाग जाए और इस एजेंसीज के दुरुपयोग के खिलाफ आपको वोट दें। लेकिन जो नंबर्स हैं वो अभी आपको जो विपक्ष के तरफ से सहमति मिली है या मिलने जा रही है, वो कितनी? आज हम लोग बात कर रहे हैं 12 जुलाई, चुनाव है 18 जुलाई। ये डेवलपिंग सिचुएशन, कल अगर आप हमसे बात करें, वो सवाल जो पूछा गया है शिवसेना के बारे में, वो नहीं पूछा गया होगा। तो डेवलपिंग सिचुएशन में आज के दिन कैलकुलेशन करके बता दें, मैं सही नहीं मानता। हम लोग देखेंगे 18 जुलाई तक क्या स्थिति बनती है, और फिर सोच के इस बात को कहूँगा, एमपीज एमएलएज ही वोटर, लेकिन उसमें से भी बहुत लोग इन एजेंसियों के द्वारा प्रेस किए। सिन्हा साहब, आप एक बड़े सियासतदान के साथ ही आप एक सीरियस थिंकर भी हैं। देश के बड़े बड़े मुद्दों पर आप बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं। अभी जो आपने कहा कि देश में एक खौफ का वातावरण है, इसके पीछे सरकार की एजेंसियां, सरकार का एटीट्यूड, बाकी सारी चीज़ें आपने गिनाई। मेरा सवाल ये है आपसे कि ये इस स्थिति का सोल्यूशन आप कैसे देखते हैं, बावजूद इसके कि बेरोजगारी है, इकोनॉमी के इस हालात में है। आपको क्या लगता है कि ये स्थितियाँ कब तक सस्टेन करेंगी, और क्या सत्ता परिवर्तन 2024 में आपको नजर आ रहा है, या चीज़ें आगे जाने वाली हो? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, आपका भी अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव होगा, कि जब पॉलिटिकल सिस्टम फेल होने लगता है तो लोग सड़क पर उतरते हैं। अब पॉलिटिकल सिस्टम में गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम में ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन अगर अपना काम कर भी रही है, तब भी अगर लोगों तक ये बात नहीं पहुंच रही तो वो निराश होकर सड़कों पर उतरेंगे। अब जैसे मैं बताऊं आपको, अग्निपथ योजना को लेकर नौजवान सड़कों पर उतरे, बहुत हंगामा हुआ बहुत जगह। क्यों हुआ? इसलिए कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, वहाँ कोई बहस इसके बारे में नहीं हो रही थी, जिसका लोगों को लगे पार्टियों के स्टेटमेंट्स आए, इसका विरोध कर दिया। लेकिन लोगों को लगा कि ये नाकाफी है, इससे लोग खुद सड़क पर उतरे। बेरोजगारी और महंगाई, बेरोजगारी को लेकर तो लोग सड़कों पर उतरे हैं, कोई है। महंगाई को लेकर भी सख्त नाराजगी है लोगों को, लेकिन सरकार ने सांप्रदायिकता का दुरुपयोग करके इसको दबाने का प्रयास किया। और हम जानते हैं इस बात को कि अगर हम अंदर से नाराज भी हैं किसी बात को लेकर, हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं है, ये सरकार उस समुदाय को तो ठीक कर रही है, फिक्स कर रही है, दबा, तो उससे हमको संतोष है। जैसे नोटबंदी में क्या हुआ, हमको कोई लाभ नहीं हुआ, मैं गरीब हूँ, लेकिन हमको लगा कि अमीरों को दबाया, ये गया मैसेज, तो हम भी खुश हो गए। कैसे दबाया गया, क्या हुआ? 6 साल के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मुझे बताइए कि कौन सा बड़ा काला धन नोटबंदी के चलते इस देश में पकड़ा गया? मेरी जानकारी में तो कोई नहीं है, चाहे विदेशों में चाहे देश में। लेकिन नोटबंदी का एक दूसरा असर जो हुआ वो बहुत घातक हुआ कि जितना काला धन था देश में, वो सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम सर इधर सर प्लीज। सर मैं पवन कुमार हूँ, जनता टीवी न्यूज चैनल से। सर मेरा सवाल ये है कि जब एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू चंडीगढ़ आई थी अपना वोट की अपील करने के लिए, तब जो बीजेपी के लीडर हैं या तमाम जो नेता हैं उनका यही कहना था कि
एनडीए ने जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना है वो उम्मीदवार एक आदिवासी क्षेत्र से, एक दलित है और बिल्कुल पिछड़े क्षेत्र से है, महिला को हमने प्रतिनिधित्व दिया है। तो आपके मुकाबले में जब तुलना की जा रही थी तो ये कहा जा रहा था कि हमने उम्मीदवार ऐसा दिया है जो ऐसा उम्मीदवार है जिसको कांग्रेस के लोग भी वोट करने के लिए मन बनाएंगे, क्योंकि हमने एक दलित और एक महिला को चुना है उम्मीदवार के तौर पर, तो पिछड़े क्षेत्र से। क्या कहना चाहेंगे सर उनकी उम्मीदवार पर? मैंने पहले भी कहा महिला है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब वो यहाँ आई थी तो यहाँ क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने? नहीं, आपसे पूछता हूँ, कहीं पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं किया। मैंने आपको बताया कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ। 60-70 लोगों को मैं इंडिविजुअल इंटरव्यू दे चुका हूँ अब तक। तो ये क्या दिखाता है? ठीक है, महिला हैं, वो अनुसूचित जनजाति से आती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सरकार को इतनी ही चिंता है कि उस पद का उत्थान हो तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना पद छोड़ दें और द्रौपदी मुर्मू जी को प्रधानमंत्री बनाए। आपका तो वहाँ है, बना दो उनको, क्यों नहीं वो उनको प्रधानमंत्री बनाते? अगर बनाना है और आदिवासी महिला का उत्थान करना है, वो नहीं करेंगे, ऐसा वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकार प्रतीकों में विश्वास करती है, सिंबल्स में विश्वास करती है, जुमलों में विश्वास करती है। आप जब बीजेपी में थे और अब जो बीजेपी है कितना फर्क समझते हैं? क्या फर्क आएगा वाजपेयी साहब को? जिस बीजेपी में मैं था, दैट बीजेपी इज डेड एंड गॉन। आज की जो बीजेपी है वो इट्स ए कम्प्लीटली न्यू पार्टी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि उस बीजेपी में इस पर हम बहुत देर तक बात कर सकते हैं, लेकिन इतना ना समय आपके पास है, मेरे पास है। उसमें अगर पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर कंसेंसस के आधार पर बातचीत तय होती है, तो आज कॉन्फ्रंटेशन के आधार पर तय है। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसमें मैं राष्ट्रपति के चुनाव को भी इंक्लूड करता हूँ। अगर बातचीत सरकार गंभीरता से करती है तो हो सकता था कि चुनाव की नौबत ही नहीं आती, सब लोग मिलकर एक उम्मीदवार तय कर लेते। सरकार इसमें विश्वास नहीं करती है। सरकार एक देश, एक पार्टी, एक नेता, उसमें विश्वास है, एंड दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक। नमस्कार, मैं राकेश गुप्ता हूँ, ANP न्यूज़ चैनल से। चुनाव से आपसे अर्थव्यवस्था पर एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो एक तक संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं, क्योंकि आपने मंत्रालय देखा है, और इस समय जो हमारे देश की स्थिति है, खासकर आर्थिक स्थिति है, अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है? बहुत इसका लंबा चौड़ा उत्तर होगा, संक्षेप में आपको बताता हूँ। आपने जो पड़ोसी देशों की बात की है, तो श्रीलंका में एक संकट है, उसके बहुत विशेष कारण है, उसकी तुलना भारत से नहीं की जा सकती है। लेकिन जहाँ तक हमारी अर्थव्यवस्था का सवाल है, वो विषय हमने भी नहीं रखा, आपने भी नहीं पूछा, लेकिन यहाँ आते समय मैंने पूछा था कि आज एक्सचेंज मार्केट में रुपये की क्या कीमत है। तो बताया गया कि रुपये की कीमत 79 रुपीज़ 63 पैसे टू ए डॉलर रुपये की कीमत हो गई। अब आप पूरा एक इतिहास उठाकर देख लीजिए, अपने टाइम में यूपीए के 10 साल में देखिए, रुपये की कीमत पर मैंने कोई टिप्पणी की, लेकिन आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव के पहले आज के प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा रुपये की कीमत को, बात है, याद है ना?
उन्होंने कहा था पाकिस्तान का रुपया नहीं मिल रहा है, नेपाल का रुपया नहीं मिल रहा है, भूटान की करेंसी नहीं मिल रही है, श्रीलंका की करेंसी नहीं मिल रही है। इतने बड़े विद्वान डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो बताएं रुपये की कीमत क्यों गिर रही है। ये हमारे आज के प्रधानमंत्री सवाल पूछा करते। उस समय रुपये की कीमत थी 58 रुपीज़ 44 डॉलर, 58 रुपीज़ 44। आज हो गया 79 रुपीज़ 63 पैसे। आज उनसे हक बनता है इस देश की जनता का पूछने का कि रुपये की कीमत इतने नीचे क्यों चली गई आपके राज्य में। नंबर 1। नंबर 2 कि नोटबंदी का जिक्र मैंने किया आपसे, आंकड़े उठाकर देख लीजिए, मेरी बात को मत है। 2016 में नोटबंदी हुई, 2017-18 से आप देखेंगे हर वित्तीय वर्ष जो एनुअल ग्रोथ रेट होता है इकोनॉमी का, वो जो 16-17 में 8% प्लस था, वो गिरते प्री कोविड ईयर में 4% पर आ गया। 4% में आने में कोविड का कोई योगदान नहीं, लेकिन 8% प्लस से गिरते हम 4% पर, और उसके बाद कोविड आया तो माइनस में चले गए। अब वहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक भूचाल छाया हुआ। सब दुनिया के देश जो हैं वो इंटरेस्ट रेट रेज कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी RBI ने ब्याज का दर बढ़ाया। ब्याज का दर क्यों बढ़ाते हैं? महंगाई होती है, लेकिन ब्याज का दर बढ़ाने से आप और हम खरीदारी कम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होने लगता है, फिर डिमांड के ऊपर उसका असर पड़ता है, जो उसका चाहते हैं कि असर पड़े, डिमांड गिरने लगता है, फिर अर्थव्यवस्था स्लो डाउन में चली जाती है। लेकिन उससे भी बदतर स्थिति होती है जिसको इंग्लिश में स्टैगफ्लेशन कहते हैं। कि अर्थव्यवस्था में स्टैगनेशन है, मतलब स्लो डाउन, ग्रोथ नहीं है, और इन्फ्लेशन भी है। आज हमारे देश में हम इन्फ्लेशन भी देख रहे हैं, जो होलसेल इन्फ्लेशन वो 16-17%, रिटेल इन्फ्लेशन 7-8% के आसपास। ग्रोथ रेट अब देखते ही के नीचे है, तो इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। और जो बेरोजगारी और महंगाई की बात है वो इसी से निकला हुआ है, जो रुपया नीचे गिर रहा है वो इसी से निकला हुआ है, और इसके बहुत बुरे परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते। हेलो सर, दिस इज साक्षी शर्मा फ्रॉम इंडिया न्यूज़। सर, जितने भी करंट मुद्दे होते हैं उस पर बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं। आपने अग्निपथ हो चाहे इन्फ्लेशन हो, सभी मुद्दों पर अभी बात रखी। एक और मुद्दा है जो अभी करंटली काफ़ी जिस पर चर्चा हो रही है, यूपी में जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून लेकर आने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्या आप मानते हैं, आपका क्या विचार है कि देश में इस वक्त क्या इस तरह के किसी कानून की ज़रूरत है या नहीं? इस पर यूपी में क्या करेंगे अल्टीमेटली जब होगा, लेकिन देखना भाई यूपी पर टिप्पणी करने समय खुद भी बहुत घबराता हूँ, और इस क्योंकि मैं NCR में नोएडा में रहता हूँ, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में, और वो किस दिन बुलडोजर लेकर आके मेरे घर को गिरा दे, तो है मेरे अंदर ये। सर सिन्हा साहब आम आदमी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, और क्या आप वोट मांगने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी? हमने आम आदमी पार्टी से, जैसे हमने सबसे वोट मांगा है, आम आदमी पार्टी से भी वोट मांगा है। अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में कोई फैसला लेकर आप सबको बताएं। सर मेरा नाम स्वरण है और मैं हर खबर से हूँ। हर खबर से आपने वादे किए, दो महत्वपूर्ण जो आपने लिखा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो वायदे और आपने वचन दिए, उसमें शीर्ष अदालत पर भी आपने प्रश्न चिन्ह किया और मीडिया पर भी किया है सर, धारा 370 और 35A को लेकर। और कश्मीरी लोगों को आपने कहा कि एक
राष्ट्रीय मीडिया कुछ एक हिस्सा है जो देशद्रोही जो है इन्हें कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है, तो इस पर आपकी देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं हाल के दिनों में अपने अभियान के दरमियान कश्मीर गया, श्रीनगर गया। कई लोगों ने हमसे पूछा श्रीनगर जाने का क्यों करा, वहाँ तो विधानसभा भी नहीं है, तो 2-4 वोट हैं MP के, उसके लिए दौड़ के क्यों जा रहे। मैं कश्मीर इसलिए गया क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कश्मीर के लोगों को और देश की जनता को कि मैं कश्मीर के लोगों को के साथ रहा। आज दोबारा है भारत के इतिहास में कि कश्मीर के लोगों का वोट इस चुनाव में उनके प्रतिनिधियों के नहीं बढ़ रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। और कश्मीर में जो अत्याचार हो रहा है, अगर आप वहाँ जाके स्वयं अपनी आंखों से देखें, वहाँ के लोगों से सचमुच में हृदय मिलाकर बात करें, तब सच्चाई का पता चलता है। नहीं तो ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक लगता है, जैसे कि चंडीगढ़ में लगता है। और कश्मीर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता रही है। मैं चाहता हूँ कि सारे देश की प्रतिबद्धता है कश्मीर के प्रति। अभी जो अमरनाथ यात्रा में जो घटना हुई ना, मैं उस दिन वही था, उसके एक दिन पहले वो दुर्घटना हुई, तब तक कुछ छन खबरें आ रही। अभी जब मैंने उसको फॉलोअप किया तो पता ये चला कि इसके लिए सीधे कश्मीर का प्रशासन दिया। 3000 से 5000 लोग जाते थे एक दिन में। इनको कहीं कहीं टेंट में रखा जाता था। इस बार वो संख्या बढ़ के 15,000 और उनको ऐसे जगह में रख दिया जहाँ पर कि वो ग्राउंड पर था, ऐसा पड़ा, वो बह गए। तो इस तरह की बातें वहाँ पर हो रही हैं और आमजन के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो तो हो ही रही है। इसलिए प्रतिबद्धता दिखाने के लिए मैं कश्मीर गया। सर, रवि चंदेल, सूर्या समाचार। लास्ट क्वेश्चन। सर, देश के अंदर जो मौजूदा माहौल बना हुआ है, आप इस समय विपक्ष के उम्मीदवार राष्ट्रपति पद पर, किस तरीके से देखते हैं पूरे देश के अंदर विपक्ष का रोल और खासतौर पर कांग्रेस का, जिस तरीके से आए दिन सिमटती जा रही है राज्यों के अंदर, ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस का क्या रोल देखते हैं? किस तरीके से कांग्रेस जो है तो देशवासियों की आवाज़ बुलंद कर सकती है? देखिए, मैं मानता हूँ 2 बात मैं सोचती हूँ। एक तो मैं मानता हूँ कि कई विपक्षी दलों का एक साथ आना, 2-3 दिन तक दिल्ली में बैठना और उसके बाद ये तय करना कि एक साझा उम्मीदवार हम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा करेंगे, फिर एक नाम पर सहमति बनाना, ये अपने आप में हालिया भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, मैं ऐसा मानता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि ये राष्ट्रपति चुनाव तक ही सीमित नहीं रहेगा, उसके बाद आगे भी जाएगा। जहाँ तक आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में सवाल पूछा, कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि उसकी अपनी एक भूमिका है। इस देश में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी का सीधा टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ, कहीं कहीं रीजनल पार्टीज भी हैं, लेकिन कई सीटों पर सीधा, कई प्रदेशों में सीधा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के रोल को घटाकर मिनिमाइज करके देखना आने वाले दिनों में सही नहीं होगा और सब लोग इकट्ठे आ जाए, बहुत खुशी की बात होगी। थैंक यू।